मैं रियाज मोहम्मद आंस इंस्टीट्यूट की कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन सेकंड जो चैप्टर है अपना सामाजिक विज्ञान का, तो उसके अंतर्गत जो संघर्षकालीन भारत है 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 तक ईस्वी तक का जो समय है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस ये जो समय है इसके बीच में कौन कौन से शासक कौन कौन से वंश के आए थे जिन्होंने भारत पे शासन किया, या जो दिल्ली सल्तनत है उसके पहले अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में पढ़ लिया अपन ने इतना तो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक था। जानते हो इसको? नहीं जानते हो? सुन लो फिर, अभी बता देते हैं। इसको अपन गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम है इसके: गुलाम वंश, इलबरी, यामिनी। गुलाम वंश के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। पहले क्या होता था? राजा महाराजाओं में क्या होती थी? होड़ होती थी। किसकी? गद्दी की, सिंहासन की। आजकल भी ये होता है कि हर कोई कुर्सी को हथियाना चाहता है, तो उस समय भी ये परंपरा चलती थी। उसमें क्या है, कोई रिश्तेदारी वगैरह कुछ नहीं देखते थे। जो भी रास्ते के बीच में आते थे उसको क्या कर दिया जाता था? हटा दिया जाता, मार दिया जाता था उसको, और गद्दी छीन ली जाती थी उससे। इसका राज्यारोहण है वो 1206 में होता है। किसका राज्यारोहण? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मतलब 1206 में ये क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है, गद्दी पे आसीन होता है। इसे लाख लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लाख बख्श। इसकी जो राजधानी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी है वो कहाँ रखी? लाहौर। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। फेमस सिटी है पाकिस्तान की। दरबार में हसन निजामी को भी संरक्षण मिला था। किसको संरक्षण मिला? कुतुबुद्दीन के ऐबक के हसन निजामी। मतलब वहां वह क्या है, एक तरह से उनकी देखरेख में रहता था। संरक्षण मिला, उसके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहना या उसकी कृपा रहना। कुतुबुद्दीन की कुतुब मीनार। अब आपने कुतुब मीनार का भी नाम सुना होगा। कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली में। इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि लोग जो आपका कुतुब मीनार है उसके ऊपर जंग नहीं लगा आज तक। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि उस समय जो लोहा होता था वो उत्तम क्वालिटी का या सर्वोत्तम लोहा होता था। आजकल जो लोहा है उसके ऊपर क्या होता है? जरा सी उसको बाहर रखते हैं, वातावरण के संपर्क में आने से उसमें जंग लग जाता है। लेकिन आपकी जो ये मीनार है, कुतुब मीनार, इसके ऊपर आज तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा। इसका मतलब है उसमें कुछ खासियत। तो इसका निर्माण किसने करवाया था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सी मंजिल? पहली मंजिल का निर्माण। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। शेष जो भाग बच गया वो किसने करवाया? शेष भाग इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन था भाई? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। जानते हो ना दामाद?
अब हर कोई मीनार बनाई जाती है तो उसके पीछे उसका कारण होता है कि भाई ये मीनार बनाई तो क्यों बनाई, किसकी याद में बनाई। तो इसका भी आपके यहाँ दे रखा है कि जो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी, सूफी संत है जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी स्मृति मतलब याद में ये कुतुब मीनार बनाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 में, अब क्या होता है कोई इसका जो समय है 1206 किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कि भाई 1206 में ये क्या करता है, राज सिंहासन को ग्रहण करता है, उस गद्दी पर वो बैठता है, किसकी गद्दी पे, दिल्ली सल्तनत की गली पे गद्दी पे वो बैठता है। अब क्या होता है वो कि 2-4 साल तक तो उसके ऊपर शासन चलाता है, उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु होने का भी कारण है कि राजा महाराजा क्या करते थे, चौगान या जो पोलो है वो क्या होता है घोड़े के ऊपर बैठ करके खेला जाता है। तो वह चौगान खेल रहा था, खेलते खेलते क्या हो गया, वो उससे घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके साथ ही आपका जो कुतुबुद्दीन है उसका क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। आगे इसका जो दामाद है इल्तुतमिश, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इल्तुतमिश है यह ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। कहते हैं कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता था पहले, बड़े बेटे को, कि जो बड़ा होता है, बड़ा होने से भी कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए। अगर गुण नहीं होंगे तो वो राज सिंहासन चला नहीं पाएगा और समय से पहले लोग उसको क्या कर देंगे, या तो उसे मार देंगे या फिर उसे उस सिंहासन से हटा देंगे या फिर वो खुद ब खुद हट जाएगा। परिस्थितियां क्या होती है, कई बार उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है जिससे वो क्या हो जाता है, खुद ब खुद अपनी कुर्सी तोड़ देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसका कोई, जाहिर सी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के, आपको लग रहा है कि उसका दामाद शासन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, तो उसके क्या नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, नहीं था ना। तो कौन बैठता है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है, किसकी मृत्यु के बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, अपने ससुर की मृत्यु के बाद। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। संगठनकर्ता किसको कहते हैं भाई, संगठन क्या होता है, एकजुट। आपने एक कहानी सुनी होगी छोटी सी, एक राजा, एक किसान था, उसके 6-7 पुत्र थे, है ना, उर्दू में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो इस संगठन का मतलब यही है कि वो 6-7 लकड़ियां हैं, वो अपने पुत्रों को देता है बारी बारी से कि आप इसको तोड़ करके दिखाओ। जाहिर सी बात है, 7 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना क्या है, बहुत ही मुश्किल। तो संगठन, अगर 7 लकड़ियों को अपन अलग अलग करके एक एक को आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो उसने वहां से सीख दी थी अपने पुत्रों को, क्या दी थी, कि बेटों, जैसे तुम ऐसे बिखरे बिखरे रहोगे ना तो लोग तुम्हें तोड़ मरोड़ देंगे, इसलिए सातों मिलजुल करके क्या करना, रहना। अगर सातों जने ऐसे मिलजुल करके रहोगे, तुम्हें कोई क्या नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी प्रकार से संगठन क्या कहलाता है, एक तरह से
एकजुट होकर के एकता की भावना में रहना। तो संगठनकर्ता क्या होता है? जो संगठन बनाता है उसको कहा गया है संगठन करता। कोई ना कोई उसका क्या होता है? नेता होता है। जैसे आप कहते हो कि बीजेपी का संगठनकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो हो गया ना कि पूरी की पूरी बीजेपी क्या है? एकजुट है। और वो किसके हैं? और सबने किसको चुना है? अपना प्रतिनिधित्व किसको चुना है? किसको कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री होगा वो नरेंद्र मोदी होगा। सारे बीजेपी के लोगों ने क्या किया है? एकजुट होकर के सभा की और वहां पे उसको चुना गया। और वो क्या कर रहा है? भारत का जो वास्तविक जो शासन है वो चला रहा है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है चौगान या पोलो खेलते हुए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है इल्तुतमिश, वह क्या बन जाता है? दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठ जाता है। 1210 में ये क्या करता है? कुर्सी के ऊपर, मतलब जो सिंहासन है उसको ग्रहण करता है। और इसका जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर के 1236। अब इसने क्या किया था भाई? 1226 में इल्तुतमिश ने 1223 1223 देखें पहले। 1223 में क्या किया? मालवा पर आक्रमण। और 1226 में रणथंबोर। ये दो विजय अभियान इसने, किसने? इल्तुतमिश। मालवा पर आक्रमण कर भिला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर जालौर पर भी इसने, अब जाहिर सी बात है एक राजा होता है वह क्या करता है? थोड़े आगे बढ़ता है, वहां के राज सिंहासन को, वहां के राजा को, अपने उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। तो उसकी इच्छा क्या हो जाती है? और आगे बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है? जालौर और जो आपका ग्वालियर है उसको भी अपने अधिकार में कर लेता है। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी की को सहायता नहीं देकर के इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। तो ये आपका इल्तुतमिश के बारे में है कि इसने क्या नहीं की थी भाई? ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं दी। अगर ये सहायता दे देता तो चंगेज खां से उसकी क्या हो जाती? दुश्मनी हो जाती। और उसने सहायता नहीं दी तो उससे दुश्मनी नहीं हुई। इसके बाद में आती है आपकी रजिया सुल्तान। प्रथम क्या है ये? पहली क्या है? महिला नहीं है क्या? जो क्या बनी थी? जिसने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया है? उसकी कुर्सी पर बैठ करके वहां के शासनकाल को उसने संभाला है। किसने? अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्या कहते हैं उत्तराधिकार की जो दौड़ है उसमें क्या है, एक महिला इसके ऊपर इस गद्दी पर आसीन हुई है। तो लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया। जाहिर सी बात है कि जो परंपरा है, परंपरा चली आ रही है, कौन सी चली आ रही है? कि एक पुरुष ही उस गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? उस गद्दी के विपरीत कौन बैठी है? महिला बैठी है। तो महिला बैठने का मतलब क्या है? अमीर और जो रूढ़िवादी जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं उन्होंने उसका क्या किया था? विरोध किया था। और ये क्या करती है? किससे विवाह करती है? देखो बुक के अंदर,
अल्तुनिया, अल्तुनिया से इसका विवाह होता है, किसका होता है? रजिया सुल्तान का। और दोनों की क्या कर दी जाती है? साजिश के तौर पर दोनों की हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या करने वाले कौन थे? वही अमीर और परंपरागत जो इसका विरोध कर रहे थे शुरू से, उन्हीं लोगों ने उन दोनों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। तो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान के बारे में देखें जरा। रजिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बने। रजिया क्या करती है? दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन जाती है। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी चुना? अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी चुना। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। जाहिर सी बात है कि कट्टरपंथी जो धर्म को मानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कट्टरपंथी। और जो अमीर लोग थे, धनवान पैसे वाले थे, उन्होंने क्या किया? रजिया का विरोध किया कि भाई एक महिला है, वो दिल्ली की क्या नहीं बन सकती है? सुल्तान नहीं बन सकती है। तो उन्होंने उसका क्या किया है? विरोध किया है। अब एक जो महिला है वह क्या करती है? सुल्तान बन जाती है, तो उसे क्या किया जाता है? एक तो वो टॉप ग्रहण करती है, जो कौन पहनते हैं? अक्सर पुरुष पहनते हैं। पुरुषों के समान कुबा, कुबा कहा जाता है कोट को। और कुला किसको कहा जाता है? टोपी को। कोट और टोपी वो क्या करती है? ग्रहण करती है, मतलब पहनती है। और क्या बन जाती है? एक सैनिक वेशभूषा में आ जाती है। कौन? रजिया सुल्तान। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत अबिसीनिया निवासी अमीर खुस्र अमीर अखुर अस्वसाला का प्रधान नियुक्त किया। यानी जो घोड़ों की, जिस बाड़े में घोड़ों को रखा जाता है, वह क्या कहलाती है? अस्वसाला। घोड़ों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? अस्वसाला। तो अस्वसाला का जो प्रधान है, उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? अमीर अखूर को। जिससे अमीर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं कि एक जो गरीब है उसको क्या कर दिया? अस्वसाला का मुखिया बना दिया है। तो इससे अमीर क्या हो गए? नाराज हो गए। अमीरों ने उसका क्या किया? विरोध किया कि ये गद्दी तो अमीरों को मिलनी चाहिए, गरीबों को कैसे मिल गई। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान से याकूत की हत्या कर दी गई। सरहिंद का जो शासक है उसने विद्रोह किया, तो उसमें याकूत की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। क्या कर लिया उसने? अल्तुनिया। अल्तुनिया से वो क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। परंतु 1240 ईस्वी में दोनों को मार डाला गया। कि दोनों क्या हो गए? दोनों की वैलिडिटी खत्म हो गई। कब हो गई? 1240 में दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब हत्या करने का मतलब क्या होता है? राजा महाराजाओं के समय में हत्या करने का मतलब क्या होता था? हर किसी को किसकी चाह होती है? कुर्सी चाहिए उनको, या फिर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो शासनकाल है लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग उसके शासनकाल से क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से क्या किया गया? आपने देखा है कि जब रजिया सुल्तान शासक बनी थी, तब से ही अमीरों ने क्या कर दिया था? उसका विरोध करना शुरू कर दिया।
तो दुश्मन तो तब से बन गए जब से वो कुर्सी पे बैठी थी। अब उसने क्या कर लिया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया, तो दोनों को क्या कर दिया, मार दिया गया। अगर दोनों को नहीं मारा जाता तो क्या होता, इनके जो भी बच्चा होता वह क्या करता, गद्दी का दिल्ली सल्तनत का शासक बनता। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कि दोनों को मार देंगे तो इनका वंश यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1240 से 1242 तक बैराम शाह, 1242 से 1246 तक मसूद शाह और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। क्या थे ये, अयोग्य। अयोग्य किसको कहते हैं, जो शासन चलाने के काबिल ना हो, वह क्या कहलाता है, अयोग्य। ऐसे पढ़ने वालों में भी कई अयोग्य होते हैं, होते कि नहीं होते, अरे होते कि नहीं होते, जो नहीं पढ़ते हैं तो वो क्या है, नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बैल गयासुद्दीन बलबन का था। नासिरुद्दीन जो महमूद था उसके पीछे जो शक्ति थी वो किसकी थी, गयासुद्दीन बलबन की। अब देखें यहाँ पे बलबन, ये बलबन है 1265 से 1296 तक, 1265 से 1296 तक। उलुग खां, इसका नाम है, उलुग खां भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, तुम लोग पढ़ते नहीं है वही करके, नहीं बाकी पढ़े हुए हैं पीछे तीनों ही, इसलिए कह रहा हूँ। इल्तुतमिश के चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित थे। इल्तुतमिश के जो 40 दास थे, दास किसको आ जाता है, जो सेवक होते हैं या गुलाम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दास। राजा महाराजाओं के समय में दास और दासियां होती थी। एक राजा होता था, उसके दो जनी तो इधर ऐसे हवा करने वाली दासी होती कि नहीं होती थी। इसके अलावा वो हुजूर जब एंट्री करते थे तो सामने क्या होते थे, हाँ हाँ, उनको सलाम करने वाले होते थे। दरवाजे के ऊपर दो जने ऐसे क्रॉस करके हथियार को खड़े रहते थे, इसको कहते हैं भाला। होते ही नहीं होते थे, हाँ। इसके अलावा और भी हर हर पॉइंट के ऊपर आजकल क्या होता है, हर जो बत्ती होती है उसके ऊपर पुलिस कर्मी रहते हैं, लेकिन राजा के महल में क्या होता था, हर दरवाजे के ऊपर या हर जो चौराहा, 4 रास्ते घर महल में होते थे या 2 रास्ते होते थे, वहां पर हर एक सिपाही या सैनिक तैनात रहता था। तो वो किसके लिए, किस, राजा की सुरक्षा के लिए। राजा और राजा का जो महल है वह क्या रहे, सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीवी सीरियल चलते हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो इन राजा महाराजाओं से संबंधित धारावाहिक वगैरह आते हैं, तो उनमें भी, उनसे भी क्या, ये जो इतिहास है उसको जानने में काफी मदद मिलती है। तो ऐसे ज्ञानवर्धक या जो इतिहास से संबंधित जो धारावाहिक है वो देखने चाहिए। देखने से क्या होते हैं, समझ बढ़ती है और वो याद रहते हैं। जो अपन रट्टे मार मार करके याद नहीं कर सकते, वो अपन देख करके या समझ करके क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब ये हिस्ट्री है ना, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अब लग रहा है क्या तुम्हें बोरिंग है, बोर हो रहे हो क्या, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं तो, ऐसे नहीं कि एकदम रीडिंग लगा करके चलो काम अपना लेसन होना चाहिए। तो ये क्या होता है, 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है, कौन बैठ जाता है, बलबन। उलुग खां या फिर
गयासुद्दीन बलबन, 3 नाम हो गए इसके, बलबन हो गया, उलुग खां हो गया, गयासुद्दीन बलबन। तो 1265 ईस्वी में ये क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित कर उसने सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस किसको कहा जाता है, सिजदा व पाबोस किसे कहा जाता है, सम्राट के सम्मुख झुक करके उसके पैरों को चूमना क्या कहलाता है, सिजदा व पाबोस कहलाता है। कई बार क्या किया जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब 1 नंबर का, कि सिजदा व पाबोस क्या है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन अंदर से निकलते हैं ना वो यहीं से निकलते हैं, बाकी कहीं कोई उठा करके नहीं देता है, देता है क्या, तो इसको लिख लेना आप लोग, सिजदा व पाबोस किसे कहा जाता है, तो सम्राट के सामने झुक करके क्या करना, पैरों को चूमना क्या कहलाता है, सिजदा व पाबोस कहलाता है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख है, यानी इसने प्रशासन जो वहां का जो क्या था, प्रशासन था किसका, दिल्ली सल्तनत का, तो उस प्रशासन को उसने क्या किया था, पुनर्गठित किया था, उसमें फेरबदल किया था, मतलब उसको जो भी पुरानी जो राजा महाराजाओं के जो परंपराएं चली आ रही थी उसको उसने क्या किया है, सुधार किया है, ठीक है। उसने शत्रुओं के प्रति लो और रक्त की नीति अपनाई। अब जो दुश्मन है, शत्रु, शत्रु किसको कहा जाता है, दुश्मन, शत्रुओं के प्रति इसने क्या की थी, रक्त और लो, लो और रक्त की नीति। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, रक्त व लो की नीति किसने अपनाई थी, बलबन, उलुग खां, एक ही बात है, तो किसने अपनाई। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो पुरुष होता था उसको क्या कर दिया जाता, शायद मार दिया जाता है, और जो बच्चे और जो महिला है उनको क्या कर लिया जाता था, गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने का मतलब क्या है, वहां पे दास बना करके रखना, कि तुम ता उम्र क्या करोगे, हमारे गुलाम बन करके हमारी गुलामी करते रहोगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पुरुषों को मार दिया जाता था। अगर पुरुष जिंदा होता तो क्या होता, मान लो कि पुरुष को नहीं मारा जाता तो क्या होता, वो क्या करता, वह अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो पत्नी है उसको छुड़ाने की कोशिश करता, और जो कोई बीच में आता तो उसको क्या कर देता, वो मार देता। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे अपवादों की जड़, पहले इसको उठाया जाए, किसको, जो बच्चों और बच्चों के पिता है उसको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, कि ये नहीं रहेगा तो कुछ ये आराम से इनको अपन क्या करेंगे, बच्चों को और औरतों को अपना दास बना लेंगे। 1296 में बलबन की मृत्यु के बाद, 1296 में बलबन क्या होते हैं, मर जाते हैं भाई। तो उसके बाद में क्या होता है, बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया, यानी अमीरों के बीच में क्या हो गया, राजकाज को लेकर के क्या होने लग गया, खून खराबा होने लग गया, लड़ाई झगड़े होना। क्यूमर्स का वध कर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब क्या होता है भाई, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने क्या किया, क्यूमर्स की हत्या करके अपने आप को क्या कर दिया गया, सुल्तान घोषित कर दिया।
बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। कौन सा राजत्व? राजत्व क्या होता है भाई? राजकाज से संबंधित जो भी सुधार हैं वो उसने किए हैं। तो राजत्व जो सिद्धांत है उसका वो क्या है? प्रसिद्ध है। किसका? बलबन का। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन की क्या मान्यता थी? कि राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी ईश्वर ने उसको क्या किया है? प्रतिनिधि बना करके भेजा है। कैसे भेजा है? कि भाई उसने अब प्रतिनिधि बना दिया। किसको बना दिया? राजा को। और तुम जाकर के क्या करो? जनता की सेवा करो। और राजा क्या करता है? जनता के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचारी करता है। बहुत कम राजा हैं जो क्या करती हैं? अपनी जनता को खुश रखते थे। जैसे सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? अकबर का नाम सुना ना आपने? अकबर ने हर धर्म को संरक्षण दिया है और क्या नहीं किया? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हिंदू के साथ हिंदू और मुस्लिम के साथ मुस्लिम का सलूक किया है। कभी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया उसने। तभी तो जोधाबाई सुना होगा आपने नाम। राजपूतों से उसने क्या किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने? अकबर। इसको कहा जाता है राजपूत। तो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा गया है? राजा को। कि भाई ईश्वर ने प्रतिनिधि बनाकर किसको भेजा है? राजा को भेजा है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, यानी जो साधारण जो जनता है उससे उसका क्या है? व्यक्तित्व अलग है। किसका? राजा का। कैसे है भाई? क्योंकि उसमें शासन प्रबंधन की क्षमता है और किस प्रकार से जनता को संतुष्ट किया जाता है, इस प्रकार के सारे तौर तरीके उसमें मौजूद रहते हैं। इसलिए वह साधारण लोगों के व्यक्तित्व से क्या है? अलग है। उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी शासन करने की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त हो रही है? उसको ईश्वर से प्राप्त हो रही है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। कि अमीर लोग मेरा क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। विद्रोह का मतलब मेरे खिलाफ होंगे और मेरी क्या करेंगे? बुराइयां करेंगे। तो उसको वो अच्छी तरीके से जानता। कौन जानता था? बलबन। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा कि कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना ना कर दे। इसलिए अनुशासन उसने क्या कर दिया? कठोर कर दिया। अब अनुशासन अगर कठोर होगा तो उसका जो शासन काल में क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का कोई घटनाएं नहीं होगी। तभी तो कहा गया है, क्या कहा गया है? कि कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन और राजपूत जमींदार शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। चोर डकैत हैं या जो जमींदार हैं, डाकुओं का दमन है, राजपूत जमींदारों का शासन विरोधी विद्रोह, यानी शासन के विरुद्ध वो क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। तो उसको कुचलना, उसको दबाना उसके क्या थे? प्रमुख कार्य थे। किसके? बलबन के। तो ये आपका जो दिल्ली सल्तनत ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। अब अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का किसको कहा जाता है? वह प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये क्या था? प्रथम शासक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया।
जो 70 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का। आजकल 70 वर्ष के वाले क्या होते हैं? आजकल क्या हो गई है, प्रति व्यक्ति जो उम्र है वो क्या हो गई है, घट गई है। पहले क्या थी, 100 वर्ष के होकर के लोग मरते थे। क्यों क्यों जीते थे वो 100 साल तक? क्या वजह थी? हवा पानी की वजह से। अब नहीं मिलती कि हवा पानी? देखो, नहीं बात सही है वैसे, लेकिन इस बार अपन अपन यहाँ देखे तो क्या होते हैं, अपन हवा भी क्या करते हैं, बिजली की खाते हैं। हवा भी अपनी कौन सी लगती है? पंखे, कूलर, एसी, इनकी हवाएं अपन को। इसके अलावा अपन क्या है, कोई भी कार्य अपने हाथ पैरों से नहीं करते, सारे मशीनों से काम करते। पहले क्या करती थी औरतें, गेहूं को ऐसे पीसा करती थी, और जो मिर्ची है उसको ऐसे पीसा करती थी। ठीक है, आजकल मिक्सर ग्राइंडर में डाला सब कुछ हो गया है ना। तो वो क्या है, उसमें क्या है, उसके जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। सारे के सारी चीजें क्या है, एक तरह से मिलावटी है। पानी है उसको भी क्या करते हैं लोग, फिल्टर करके पीते हैं। पहले लोग सीधे कुएं, बावड़ी, तालाब इनका पानी लेकर के आते थे और उसको छान करके पीते या उबाल करके पीते। इसके अलावा पैदल न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते थे। आजकल क्या चाहिए, इस गली से उस गली में जाना है तो भी साधन लेकर के जाना है, पैदल नहीं चले जाना। पैदल चलते हैं वो लोग, क्या रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो यही बात है कि पहले उम्र क्या थी लोगों की, ज्यादा थी, और अब क्या है, कम। यही तो जो तौर तरीके हैं उनमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो खिलजी वंश में अपन ने क्या देखा था कि भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो प्रथम शासक बना था। उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष की थी। उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने क्या किया भाई, इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में क्या कर दिया, हाँ, हत्या कर दी क्या उसकी? उसकी हत्या करवा दी, और स्वयं क्या बन गया, गुजरात का सुल्तान। वह सुल्तान बन गया, कहाँ का, दिल्ली का। भतीजा और दामाद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद कौन है, अलाउद्दीन, और उसका एक भतीजा, दोनों ने क्या की, क्या 70 साल का बूढ़िया ने इसको क्या करना है, मारना है। और अपन क्या करेंगे, गद्दी को आधी आधी बांट लेंगे। मैं तो राजा बन जाऊंगा और तू मेरा क्या बन जाना, मंत्री बन जाना। अपन आराम से ठाट से शासन करेंगे। तो इस प्रकार से उसने क्या किया था, हत्या कर दी, दोनों ने मिलकर के, दामाद और भतीजे ने। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर के अलाउद्दीन की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने क्या किए, बहुत सारे सुधार किए, जिससे उसकी क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा होने का मतलब उसके बारे में ब्यौरा बार बार उसके बारे में जिक्र किया जाता है। इसके बारे में अलाउद्दीन ने, उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के नाम से करवाया कि मैं क्या हूं, द्वितीय सिकंदर। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय सिकंदर के रूप में क्या किया उसने, सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया अपनी तस्वीर, और उसके ऊपर क्या लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर, इस नाम से अपने सिक्के चलवाए। उसके शासनकाल में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। कश्मीर और बंगाल क्या नहीं थे उसके शासनकाल में, शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। राजा राव कर्णदेव के खिलाफ उसने क्या किया, सैन्य अभियान। मतलब दोनों सेनाओं के सामने आमने सामने क्या होता है, युद्ध होता है। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर
और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। 1301 में उसने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1303 पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करके उसको लूट लिया। अब क्या होता है कि जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है तो वहां के जितने भी अमीर वगैरह हैं, जो भी पैसे वाले लोग हैं, उनके खजानों को क्या कर लेते थे, वो लूट लेते थे। और जो भी कोई बीच में आता खजाना बचाने के, उसको क्या कर देते थे, वो मार देते थे। तो इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी। आजकल भी चोर करते हैं, क्या करते हैं, लूटते हैं ना, चोरी करते हैं आजकल। गुजरात का जो अभियान था उसमें उसे क्या होती है, अपार धन संपदा प्राप्त होती है, बहुत सारा धन दौलत है। गुजरात पर उसने क्या किया, आक्रमण किया, तो उस समय उससे क्या होती है, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त होती है। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, हिंदू से धर्मांतरित मलिक काफूर, जिसने क्या क्या था, पहले पहले वह हिंदू था और उसने धर्म कर परिवर्तन करके क्या बन गया, वो मुसलमान बन गया और किसका साथ देने लगा, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर के बारे में आप लोगों ने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 8th क्लास की अगर हिंदी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा हिंदी का चैप्टर। बिल्कुल पढ़ा है, हमारे स्टूडेंटों को पूछ लो आप। क्यों याद नहीं है क्या? इनके हिंदी की किताब उंगलियों पे थी, पूछ लो ऐसे इनको। मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। दक्षिण भारत में ये प्रवेश करने की पीछे क्या वजह थी उसकी, मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनसे क्या था, अच्छी तरीके से परिचित था और वह रास्ता बताता था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांडे पर आक्रमण कर लिए। अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि अमीर खुसरो के अनुसार है जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दक्षिण में रामेश्वरम तक क्या कर लिया, अपने राज्य का विस्तार कर लिया। अब रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। और अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका पैतृक गांव भी क्या है, ये रामेश्वरम। ठीक है, समुद्री इलाका है इसके भी। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। विद्रोह पर नियंत्रण है उसके लिए 4 आदेश उसने दिए। क्या दिए? एक तो अमीर जो लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। दूसरा, उसने खालसा भूमि को कृषि योग्य बना करके, खालसा क्या होती है, धर्म के स्थान पर छोड़ी गई जो जमीन है उसको क्या किया जाए, कृषि की जाए उसमें, जिससे क्या होगी, राजस्व में वृद्धि होगी।
दिल्ली में मद्य निषेध। मद्य निषेध क्या होता है? जो भी नशीले क्या है, तंबाकू वगैरह जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर रोक लगाना। गुप्तचर प्रणाली का गठन। गुप्तचर क्या होते हैं भाई? जो जासूस होते हैं या गुप्त रूप से जो क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गुप्तचर प्रणाली। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। अमीर लोग क्या करते हैं? अक्सर तय आपस में मेल जोल रखते हैं, तो उनके मेल जोल पर क्या लगाना? रोक लगाना। क्यों लगाना भाई रोक? अगर अमीर क्या होंगे, एक दूसरे अमीर से मिलते जाएंगे तो बहुत सारे अमीर इकट्ठे होकर के राजा के लिए क्या कर देंगे? खतरा उत्पन्न कर देंगे। इसलिए उसने क्या किया कि अमीर अमीर आपस में मिलने नहीं चाहिए, मेल मिलाप इनमें बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी ने सूचना दे दी कि वो दो अमीर मिल रहे हैं, तो उनके पास राजा क्या हो जाते? राजा के सैनिक पहुंच जाते कि दोनों कैसे मिले। तो इस प्रकार से क्या करते? अमीरों के मेल मिलाप पर रोक। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतू ने अमीर खुसरो से अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का सरवाहा। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। किसको कहा है? विश्व का सुल्तान और जनता का सरवाहा किसको कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पत्ती एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। सबसे अधिक सुधार उसने किस में किए? बाजार नियंत्रण। अब बाजार नियंत्रण क्या होता है भाई, जानते हो क्या? हम्म बाजार में अक्सर तक क्या होती है? कीमतें बढ़ती रहती हैं, जिसके ऊपर उसने क्या लगाया? एक तरह से नियंत्रण, रोक लगा दी कि जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी नहीं, एक समान रहेंगी। इस प्रकार से उसने बाजार के ऊपर क्या लगाया? एक तरह से नियंत्रण लगाया, रोक सी लगा दी एक तरह से। दीवानी रियासत व्यापार का नियंत्रण। साहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा। मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक और नापतोल का निरीक्षण करता। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी आदि पद सर्जित कर प्रशासन को ठीक किया। यानी ये बहुत सारे जो प्रशासन में उसने क्या किए? अधिकारी नियुक्त किए, जिससे वह क्या है? वह विभाग ढंग से कार्य कर सके। अगर किसी एक को एक विभाग के बारे में जिम्मेदारी दे देंगे तो वो क्या करेगा? उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएगा। इस प्रकार से उसने क्या किया है? इसमें सुधार किया है। उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। बहुत सारी उसकी क्या थी? विशाल सेना, मतलब बहुत सारे उसमें सैनिक थे, तो उसमें भी उसने क्या किए? सुधार, रख रखाव के सुधार किए। अब उसने क्या किया? पहला, जो मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी क्या होती है भाई? लोग क्या करते हैं? हम्म मुनाफा। देखो मान लो कि कोई वस्तु है, जैसे साबुन है, तो साबुन की कीमतें क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी लोग ये क्या करेंगे? साबुन जितने भी मार्केट में सारे के सारे खरीद लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? अपने जो भी गोदाम है उसमें इकट्ठी कर लेंगे। अब क्या करेंगे? जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे तो उसके ऊपर नया स्टिकर लगा करके उसको बढ़ी हुई रेट में बेचेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? एक तरह से मुनाफाखोरी और कालाबाजारी। ठीक है भाई, कम कीमत में आपने ली है, ज्यादा कीमत में बेच रहे हो तो मुनाफा भी कमा रहे हो, और एक तरह से कालाबाजारी, बाजार में कहीं चीज नहीं है।
सराय अदल स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने क्या किया है, सैनिकों को नगद वेतन दिया। बाकी क्या किया जाता था, नगद वेतन उन्हें नहीं दिया जाता था, वस्तुएं दी जाती थी या मोहरें दी जाती थी या और कुछ दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी क्या था, पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, किसने दिया था। ठीक है, इतिहास में इसका एक का ही उल्लेख है नगद वेतन के बारे में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोसे सीरी कुस्के सीरी बनवाया जिसमें कितने द्वार थे, 7 दरवाजे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। कि पिता ने क्या किए, बहुत सारे कठोर अनुशासन के लिए आदेश वगैरह लगाए हैं, तो उसने क्या कर दिया, सबको समाप्त कर दिया कि अब तो अपन क्या है, सबके लिए क्या कर दी, छूट दे दी उसने। और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। उल वासिक बिला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान, ये क्या था, अंतिम खिलजी वंश का शासक बना। ये आपका खिलजी वंश। अब अपन का आता है तुगलक शासन का। इसमें कुछ पूछना है क्या आपको, आई क्या बात समझ में या नहीं आई। इतना मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था आपको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे तुगलक शासन काल। खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ये क्या होता है भाई, खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक कब राजा बनता है दिल्ली का, 1320 ईस्वी में दिल्ली का शासक या दिल्ली का सुल्तान बनता है। सुल्तान बनते हुए उसने प्रांतीय जो विद्रोह है उनका सामना करना पड़ा। जब भी कोई सुल्तान बनता है तो उसको छोटे मोटे जो प्रांत होते हैं, वहां के जो राजा होते हैं, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो उनसे विद्रोह का सामना उसे करना पड़ा। किसको, गयासुद्दीन तुगलक। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जुना खां को वारंगल भेजा। ओडिशा में सैन्य अभियान किया जिसमें उलुग खां की विजय हुई।
गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। 1325 ईस्वी में क्या हुआ? दिल्ली वो आ रहा था, विजय अभियान से लौट रहा था, तो दिल्ली में उसका क्या जा रहा था? स्वागत। और वहां पे क्या बनाया गया? लकड़ी का भवन। लकड़ी का भवन। और उससे क्या हो गया? वो लकड़ी के भवन से क्या हो गया? गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप चाहो तो 5 लाइनें इसके बारे में लिख सकते हो, मैंने एक ही लाइन लिखी है। क्या लिखोगे? 1325 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर गयासुद्दीन तुगलक का क्या किया गया? स्वागत समारोह किया गया। उसके लिए एक लकड़ी का भवन बनाया गया, जिससे वह गिर गया और गिरने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो। ठीक है ना? तत्पश्चात उसका पुत्र जुन्ना खां, जिसको कहा जाता है, इसका पुत्र है जुन्ना खां, जुन्ना खां या मोहम्मद तुगलक। इसका पुत्र कौन है? मोहम्मद तुगलक। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। वह क्या बनता है? राजा बनता है। कहाँ का? दिल्ली का। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विस्मयकारी विस्तरण मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। इसे क्या कहा जाता है? रक्त का प्यासा। और एक संज्ञा और दे रखी है इसको, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। ये दो संज्ञाएं इसको मिली है मोहम्मद तुगलक को। कौन सी? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। जानते हो क्या? दोनों का मतलब समझे कि नहीं समझे? जब भी उसके अंतर विरोध क्या होता है? जो आपस के लोगों में जो विरोध होता है, तो उसके लिए क्या है? विस्मयकारी। विस्मय का मतलब क्या होता है? अरे विस्मयकारी क्या होता है? एक तरह से आश्चर्यजनक या भूलने वाला जो भी संगठन है, एक तरह से मिश्रण संगठन, इसको कहते हैं। कि किसी भी प्रकार के जो अंतर विरोध होते थे उसको क्या कर देता था? वो समाप्त कर देता था। मतलब उसका किसी भी प्रकार का कोई अंतर विरोध उसके समय में नहीं होता था। रक्त का प्यासा जानते हो आप लोग? कि दुश्मनों को क्या कर देता था? वो मार देता था।
मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य मुख्य प्रांतों में बटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। अब बरनी बरनी क्या करता है? सुल्तान की 5 योजनाएं। ये पूछी जाती है आपकी। मोहम्मद तुगलक की कोई 5 योजनाओं के नाम बताइए। अंडरलाइन कर लेना इसको। दो आप में वर्दी, कर वर्दी। दूसरा है इसमें देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा है इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा है खुरासान खुरासन। 5वां इसमें कराचिल की ओर अभियान। ये 5 योजनाएं आपको याद रखनी है। पहले इसमें बता रहे कि ये दो आब में कर वर्दी। कर का मतलब जानते हो ना? जो टैक्स वगैरह है उसमें क्या कर दी उसने? वर्दी कर दी। दूसरा है देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। कि राजधानी पहले कहाँ थी तो उसने क्या कर दिया? देवगिरी को अपनी राजधानी बना दिया। तीसरा है इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी जो मुद्रा है उसको तस्वीरों के रूप में न होकर के सांकेतिक रूप में चलाना उसने शुरू किया। चौथा इसमें खुरासान पर आक्रमण। ये जो जगह है उसके ऊपर उसने क्या किया है? आक्रमण किया है। और कराचिल की ओर अभियान। कि अब यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या कर दिया? दूसरी ओर कराचिल की ओर अपना अभियान जारी कर दिया। तो ये 5 योजनाएं आपको याद रखनी। किसकी? ये मोहम्मद तुगलक। ये पूछी नहीं गई है। अब चांस बन जाएंगे आपके। सुल्तान ने 1327 से 1335 तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम क्या रख दिया फिर उसने? दौलताबाद। अच्छा, ये सांकेतिक जो मुद्रा है उसमें क्या है? उसने सांकेतिक मुद्रा उसने 1330 ईस्वी में तांबे और कांसे के मिश्रण से, तांबा और कांसा दोनों जो धातुएं है उसको मिलाकर के उसका मिश्रण तैयार करके उसने सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया। जानते हो ना जाली सिक्के? आजकल क्या बनते हैं? जाली नोट बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? तो जाली सिक्के चलाना और लोगों ने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। अब उसने क्या कर दी? ये सांकेतिक जो मुद्रा है उसको क्या कर दी उसने? बंद कर दी। क्यों कर दी बंद? ये नोटबंदी हुई थी, उसके पीछे भी क्या कारण है? जाली नोटों पर रोक लगा।
सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न तुना लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान ने उसको क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसको? इब्न बतूता। 1342 में राजदूत बनाकर के चीन भेजा और 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तेरह सौ इक्यावन में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। अब 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक क्या बनता है? दिल्ली का शासक बनता है, जो कि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद तुगलक का क्या था? चचेरा भाई। चचेरा भाई जानते हो ना, चाचा का लड़का। जो बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। यानी उससे सैन्य अभियान के अंतर्गत उसे क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली, मतलब वह उससे हार गया। फिरोज शाह ने सरकारी और सेना की नौकरी का वंशानुगत बना दिया और योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया कि किसी में योग्यता हो या नहीं हो, उसे नियुक्ति दी जाएगी। किस कारण से? वंशानुगत। वंश की परंपरा के अनुसार। जैसे मान लो कि कोई सैनिक है तो उसका बेटा क्या बनेगा? सेना में उससे नौकरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से मान लो कि कोई दूसरा काम करता है तो वो उसको वही काम करना पड़ेगा, वो दूसरे काम में नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो इसको क्या कर दिया उसने? वंशानुगत कर दिया कि राजा का जो बेटा है तो वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब चाहे वो दिमाग से करे की हो तो भी वो क्या बनेगा? तो ये क्या हो गई? एक तरह से वंशानुगत। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। क्या किया भाई उसने? फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी, कि भाई जब मैं मर जाऊंगा या मैं शासन को छोड़ दूंगा तब मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? फतेह खां। तो उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और अपने सिक्के के ऊपर अपनी खुद की तस्वीर और फतेह खां की तस्वीर उसने छाप दी। अब इसका मतलब क्या किया उसने? आने वाला जो उत्तराधिकारी है उसके काम को आसान किया कि नहीं किया? कैसे किया? तस्वीर क्या की? 2 की छपवा दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हट गया पहले वाले तो, लेकिन दूसरे वाला तो है ना, तो सिक्के वही चलते रहे। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। फिरोज खां तुगलक ने क्या किया? भवन निर्माण की कला। जानते हो भवन निर्माण की कला कौन सी होती है? तस्वीरें। भवन किसको कहते हैं? घर को। सही है। जो महल वगैरह या जो किले वगैरह बनाते थे ना राजा महाराजा, तो उसकी रुचि के बारे में बात कर रहे हैं अपन। हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। टोपरा और मेरठ से क्या किए गए? अशोक स्तंभ है वो दिल्ली लाए गए। अशोक के द्वारा बनाए गए जो स्तंभ है उनको कहाँ लाए गए? दिल्ली। परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। विद्वान लोग क्या नहीं कर सके? उस भाषा को पढ़ नहीं सके। क्यों नहीं पढ़ सके? क्योंकि वह क्या थी? दूसरी लिपि में या दूसरी भाषा में लिखी गई थी। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया भाई?
जिस स्थान पे क्या किसकी कमी थी, पानी की कमी थी, तो वहां पर उसने क्या किया, दो स्थान है उनके, कौन कौन से हैं, हांसी और सिरसा, वहां पर उसने नहर खुदवा करके लोगों, जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां तक उसने पानी पहुंचाया। ये सबसे महत्वपूर्ण उसने कार्य किया। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर तथा दूसरी यमुना नदी के सिरमौर के पास से खुदवाई गई। यानी नहरें कहाँ से निकलती है, नदियों से निकलती है, नदियों के पानी से, नदियों को पानी को इकट्ठा करके फिर क्या कर दिया जाता है, नहर बना दी। आजकल तो क्या बनते हैं, बांध बनते हैं। उपज वृद्धि करने, उपज किससे मतलब है, फसल से। फसल क्या हो, जहाँ पे मान लो कि 1 बीघे में 5 बोरी हो रही है, तो वो अगर अपन अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करेंगे तो 10 बोरियां होने लग जाएंगी, वही 5 बीघे। तो इसका मतलब क्या हो गई, उस उपज में क्या हो गई, जमीन तो उतनी ही है लेकिन उसकी उपज में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उपज में उसने क्या की, वृद्धि। और अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई। अकाल क्या होता है भाई, वर्षा का बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, अकाल। और एक होती है अतिवृष्टि, वो क्या होती है, वर्षा का अधिक होना। वर्षा का अधिक होना और वर्षा का कम होना दोनों ही उपज के लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्योंकि इससे क्या होता है, भूखमरी फैलती है, फैलती कि नहीं फैलती है, कैसे, खेतों की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी तो क्या होंगे, जो फसल उत्पादित नहीं होगी तो जो मान लो कि जिसके पास भी मंडियों में या दूसरी मंडियों से उस अनाज को मंगाएंगे तो वो क्या होगा, महंगा होगा। और कैसी स्थिति होगी, किसान क्या हो जाएंगे, एक तरह से बर्बाद से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान होगा। इसलिए वर्षा का कम होना और अधिक होना दोनों ही क्या है, किसान के लिए और फसल के लिए हानिकारक है, खतरनाक है एक तरह से। तो ठोस नीति अपनाई उसने, नहरें खुदवा दी, तो इसका मतलब क्या है, अब चाहे अकाल पड़े तो वो राजा क्या है, घबराने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नहरों से क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी और फसल क्या होगी, लहलाने लग जाएगी, उत्पादन अच्छा होगा। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। अक्सर तो राजा महाराजाओं को कौन मुट्ठी में करके रखता है, अमीर कट्टरपंथी जो लोग हैं, इस्लामिक, अमीर कट्टरपंथी इस्लामिक लोग, इस्लाम के जानकार, कट्टरपंथी, बहुत ज्यादा धर्म में जकड़े हुए, बंधनों में, कि ये अपनी सुन्नत है तो यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक तरह से कट्टरपंथी। तो वो भी उनके अमीरों के हाथ में रहा। कौन, फिरोज तुगलक। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया, जजिया। जजिया क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि जजिया क्या है, जजिया क्या है, धर्म के नाम पर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, या हिंदुओं से लिया जाने वाला धर्म के नाम पर कर। ठीक है, ध्यान रखना इसको, पूछ लिया जाता है कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन, जजिया क्या है। कई तो ऐसे सोचेंगे कि रजिया क्या है, तो रजिया नहीं, ये क्या है, जजिया। जजिया का मतलब किससे है, धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर। तो आपका जो फिरोज तुगलक है वो किससे लेता था, ब्राह्मणों से, क्या लेता था, कर लेता। बल्कि मुस्लिम विचारधारा सिया समर्थन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। जो सिया और सुन्नी दो तरह के मुस्लिम वर्ग थे, तो उसने सिया जो विचारधारा है उसके मुस्लिमों को क्या कर दिया गया, मृत्युदंड। मृत्युदंड जानते हो क्या, मार देना। मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ भाई, हम इन विचारधाराओं में फंसते नहीं है, सब एक है।
इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर इस्लामी सजाएं जिसका इस्लाम में उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी जो दंड व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गैर शरीयत कर, यानी जो शरीयत में नहीं लिखा है उस कर को क्या कर दिया उसने, हटा दिया। केवल 4 मुख्य रखे, खराज, जक़ात, खम्स तथा जजिया। ये 4 जो क्या लिए जाते थे, कर लिए जाते थे, वही रखे। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। 1,80,000 दास हो गए। कितने हो गए, 1,80,000 दास। दास जानते हो ना, सेवक, सेवा करने वाले। दीवाने बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग भी खोला गया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया। किसकी खेती, इससे क्या फायदा है भाई, फ्रूट है, इससे क्या होगा, मुनाफा होगा। लोग क्या करते हैं, इसकी खेती करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। और बहुत सारे बाग भी लगवाए, बगीचे, जिसको बोलते हैं गार्डन। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। 1388 में ये साहब भी चल बसते हैं। 1388 में मृत्यु किसकी, फिरोज शाह। दिल्ली में एक खेल का मैदान है, स्टेडियम, क्या नाम था उसका पहले, फिरोज शाह कोटला मैदान। कोटला मैदान सुना होगा आपने, क्रिकेट का मैदान है, तो वो शायद इसी के नाम से है मेरे हिसाब से, लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है। सुषमा स्वराज या बीजेपी का कोई नेता है, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। जितने भी गली नुक्कड़ थे मुगलों के वंश नाम से, उनका नाम भी बदला जा रहा है। सही ना बात, हकीकत है कि नहीं है? क्योंकि ये क्या पड़ा है, अपन लोगों के पीछे पड़ा है, पड़ा ना। नासिरुद्दीन इसका अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन महमूद। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की। क्या होता है, तैमूर भारत पे आता है और लूटपाट करता है। कब, 1398। इसके साथ आपका ये जो तुगलक वंश है उसकी भी समाप्ति। ठीक है, एक सैयद वंश और पढ़ा देते हैं, 4 लाइनें, ज्यादा नहीं। आगे देखिए यहाँ पे सैयद वंश। इसका रिवाइज नहीं किया जाएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे चैप्टर होगा नहीं। तैमूर ने दिल्ली को जीत करके खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि निधि नियुक्त किया। क्या किया उसने, तैमूर ने दिल्ली को जीत लिया, भारी आक्रमणकारी था। दिल्ली को जीत करके क्या कर लिया उसने, खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश, खिज्र खां। 1414 से लेकर के 1421 तक के शासन करने के बाद खिज्र खान ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के जलाए।
ना तो किसी प्रकार की कोई पदवी उसने हासिल की, पदवी लगाई, और ना ही कोई सिक्के चलाए, अपने नाम से कुछ भी नहीं किया, ना तो किसी प्रकार की कोई पदवी धारण की और ना ही अपने नाम के कोई सिक्के चलवाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है अपनी, उसमें अपन पढ़ेंगे लोधी वंश। ठीक है, या और पढ़ाएंगे लोधी वंश? बस इतना ही पढ़ोगे क्या? ठीक है, तो फिर भाई ठीक है, ढंग से आपको पढ़ना है, याद करना है और लिखना है इसको। थैंक यू।